नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। आज देखिए डेटा फैक्ट रिपोर्ट में ये हमारा 29 जून का आज देखेंगे हम लोग। 29 जून है और देखिए कुछ समय से छूटा हुआ है आपका ये जो आपके जो डेली सीरीज चल रही है, क्योंकि उसकी वजह थी देखिए आपके पीवाईक्यू जो मेंस के हैं वो तैयार हो रहे थे और देखिए बहुत मेहनत और बहुत समय लगता है इन चीज़ों में। तो जो हमने प्रायोरिटी समझी उस चीज़ को हमने आपको दिया। सबसे पहले देखिए मेंस के पीवाईक्यू किसी के पास नहीं है और ना ही कोई अच्छा सॉल्यूशन मार्केट में था, इसलिए हमने इसको वरीयता दी पहले। तो इसलिए कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया कि आपका लगातार इनिशिएटिव नहीं चल पा रहा है कोई भी। तो इस तरीके से देखिए जो हम लोग समझ रहे हैं उस चीज़ को आप भी थोड़ा-सा मैनेज कर लीजिए। बाकी हम लास्ट में सब कुछ आपको कंपाइलेशन दे देंगे मेंस के समय जितनी भी ज़रूरतें होंगी, ठीक है? तो आप इस चीज़ को समझिए। तो पीवाईक्यू अब तैयार हो चुके हैं, पेपर 1, 2, 3 और 4 पीसीएस मेंस के लिए। तो आप इनको पढ़ लीजिए, ले सकते हैं इनको। 80% से ज़्यादा, बहुत कम बोल रहे हैं इतना, लेकिन फिर भी आप इतना मान के चलिए कि अगर ये तैयार हो गए पीवाईक्यू आपके इतना बढ़िया तरीके से दिए हैं कि आपका 80% से ज़्यादा तैयारी हो जाएगा। और पेपर 5-6 के लिए देखिए क्या है वो भी समझ लीजिए कि अभी 2023 में ही पेपर हुआ है, सिर्फ सिंगल पेपर है, तो उसका अभी देने से कोई फ़ायदा नहीं है, इस पर अभी और काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए कम से कम आपके 5-5 पेपर तो होने चाहिए, तो जिससे कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो। तो एक-एक पेपर तो हो चुका है और बाकी 4-4 मॉडल पेपर हम लोग उसमें ऐड करके आपको देंगे। तो ये आपको मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा इसमें। बाकी आप इनको पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो जिनको भी लेना है वो इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए 8527434727। और साथ ही देखिए क्रैश कोर्स और जितने भी हमारे आंसर राइटिंग के प्रोग्राम है उन पे 30% ऑफ चल रहा है और ये संडे तक है, यानी कल तक है। तो आप इस पे संपर्क करके इससे जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के आर्टिकल। देखिए ये पहला आर्टिकल है, 4 आर्टिकल है आज। आरक्षण पर समग्रता में होना चाहिए विचार। तो इसके पॉइंट इंपोर्टेंट निकाले गए प्लस अपनी तरफ से एड ऑन किया गया है। दूसरा है देखिए भारतीय हितों के समक्ष नया संकट है। तो इसमें देखेंगे हम लोग म्यांमार से संबंधित है। भारत म्यांमार पे एक अच्छा आपको टॉपिक कवर होने वाला है। ये है तीसरा, महामारी जैसा बनता अकेलेपन है, उस पर संबंधित है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग देखेंगे जो आपके कई पेपरों में पॉइंट मिल सकते हैं। एक ये देखिए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से संबंधित है। आपको पता होगा कि अभी ये दिल्ली एयरपोर्ट के एक जो हिस्सा है उसकी छत गिर जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तो इसमें देखिए जो भी इंपॉर्टेंट है इससे संबंधित अलग से सारे पॉइंट ऐड किए गए। इसके पॉइंट नहीं, जो भी घटनाएं आज तक बड़ी बड़ी हुई हैं उनके उदाहरण देखेंगे हम लोग। तो बहुत अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल वगैरह मिलने वाले हैं इस वाले टॉपिक में, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है देखिए भारतीय हितों के समक्ष नया संकट। अब ये भारत म्यांमार से संबंधित है। मुख्य बिंदु क्या है इसमें? तो देखिए परिस्थितियों का विवरण देख लीजिए। म्यांमार की कमजोर होती स्थिति ने भारत के लिए नई चुनौती पेश कर रही है। म्यांमार और बांग्लादेश के बीच तनावपूर्ण संबंध भी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को प्रभावित कर रहे हैं। तो इसी से संबंधित ये पूरा आर्टिकल है। भौगोलिक स्थिति और सामरिक महत्व क्या है? तो देखिए भारत के लिए जो है मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम राज्यों की स्थिति पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है, क्योंकि ये तीनों राज्य जो हैं, आप जैसे मैप देखते होंगे तो इस तरीके से मैप है कुछ। तो ये आपके 3 राज्य यहाँ पे ये लगे हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश भी है, लेकिन यहाँ पे इन पे इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है? इन राज्यों में म्यांमार से आने वाले अवैध प्रवासियों की संख्या बढ़ रही है, जिससे क्या है सुरक्षा संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। सैन्य और सुरक्षा स्थिति क्या है? तो म्यांमार में चल रहे संघर्षों और सत्ता संघर्ष के कारण देखिए अस्थिरता देखने को बनी हुई है यहाँ पे, और भारत को अपनी पूर्वोत्तर सीमा की सुरक्षा बढ़ाने की आवश्यकता भी है। तो उन्होंने ये भी इंडिकेट कर दिया है। आर्थिक प्रभाव क्या है? तो देखिए बांग्लादेश के साथ म्यांमार के व्यापारिक संबंधों में भी तनाव आ रहा है, और जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि एक देश का प्रभाव दूसरे पर जब सीमाएं सटी होती हैं, और खासकर आज के ग्लोबल वर्ल्ड में जो वैश्वीकरण टॉपिक पढ़ते होंगे आप लोग पेपर 1 में, तो उससे इसका इम्पैक्ट देख सकते हैं। तो भारत को अपनी आर्थिक रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा ताकि इन देशों की स्थिति का असर न पड़े। राजनीतिक रणनीति क्या है? तो भारत को म्यांमार की स्थिति पर अपनी नीतियों और कूटनीतिक रणनीतियों को पुनः सुदृढ़ करना होगा। भारत के लिए आवश्यक है कि वह म्यांमार और बांग्लादेश दोनों के संबंधों को संतुलित रखे। सामरिक चुनौतियां और समाधान क्या है? म्यांमार में संघर्ष विराम और शांति की स्थापना के प्रयास किए जा रहे हैं। ये देखिए ये वाले जितने भी पॉइंट हैं आर्टिकल के पॉइंट हैं। अब अपनी तरफ से देखते हैं इसमें। अब निष्कर्ष ये है, देख लीजिए, भारत को क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सहयोग बढ़ाना होगा। निष्कर्ष में बोला गया कि भारत की कमजोर स्थिति और बांग्लादेश के साथ उसके तनावपूर्ण संबंध भारत के लिए एक नई चुनौती पेश कर रहे हैं। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत को अपनी जो सुरक्षा है, आर्थिक और कूटनीतिक रणनीतियों पर पुनर्विचार करना होगा। वही चीज़ें निष्कर्ष में आप जोड़ सकते हैं। अब देखिए हम लोग देखते हैं इस टॉपिक से संबंधित भारत म्यांमार संबंध। तो ऐतिहासिक संबंध इसमें देख लेते हैं। प्राचीन इतिहास में देखिए भारत और म्यांमार के बीच में जो प्राचीन काल से सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध बने रहे हैं। बौद्ध धर्म का प्रसार भारत से म्यांमार में हुआ है, जिससे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध भी मजबूत हुए। औपनिवेशिक काल देखें तो इसमें देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान म्यांमार भारत का एक हिस्सा था। 1937 में म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। स्वतंत्रता के बाद में दोनों देशों ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़े, लेकिन सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंध जो है वो बने रहे। अब राजनीतिक संबंध में देख लेते हैं क्या क्या है। तो स्वतंत्रता के बाद संबंध 1948 में म्यांमार को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत ने म्यांमार को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। दोनों के देशों के बीच में उच्च स्तरीय दौरे और राजनीतिक वार्ता होती रही हैं। सैन्य शासन और लोकतंत्र क्या है? तो देखिए म्यांमार में जो सैन्य शासन के दौरान भारत ने संतुलित रुख अपनाया। 2011 में म्यांमार में आंशिक लोकतंत्र की स्थापना के बाद भारत ने म्यांमार की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन भी किया यहाँ पे। तो आर्थिक संबंधों में देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है। तो व्यापार और निवेश, भारत और म्यांमार के बीच द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि भी हो रही है। भारत म्यांमार का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। 2022-23 में द्विपक्षीय व्यापार कितना था? तो $2.17 बिलियन था।
प्रमुख उत्पाद और सेवाएं क्या क्या हैं, तो भारत म्यांमार से देखिए तिलहन, दालें और लकड़ी का आयात करता है, और जो है मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और औषधियों का निर्यात करता है भारत म्यांमार के लिए। सामरिक महत्व देख लीजिए, सुरक्षा और रक्षा सहयोग में भारत और म्यांमार के बीच सीमा सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग मजबूत है। दोनों देशों ने कई संयुक्त सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। तो अब बताइए आप कमेंट में बताइए कि भारत और म्यांमार के बीच में कौन कौन से संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं, ठीक है, ये आप खोज के बताइए। क्षेत्रीय स्थिरता में देख लीजिए, म्यांमार भारत के एक्ट ईस्ट नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत म्यांमार में स्थिरता और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय भूमिका निभा भी रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे सांस्कृतिक और मानवीय संबंध। तो शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान है, यानी छात्रों और पेशेवरों की संख्या भी बढ़ रही है भारत में म्यांमार के, और दोनों देशों के बीच में बौद्ध धर्म और सांस्कृतिक आदान प्रदान जारी है। मानवाधिकार और आपदा प्रबंधन, तो भारत ने म्यांमार में आपदा प्रबंधन और मानवीय सहायता के लिए सहायता प्रदान की भी है, और म्यांमार में मानवाधिकारों की स्थिति पर भारत संतुलित दृष्टिकोण अपनाता भी है। तो ये आप निष्कर्ष देख सकते हैं, इस तरीके से निष्कर्ष दे दीजिए। अब सहयोग के कुछ बिंदु हैं, और देखिए इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे जाके, या फिर इसका लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, इसका पीडीएफ आपको मिल जाया करेगा। सहयोग के बिंदु देख लेते हैं दोनों के बीच में क्या क्या है। तो सीमा सुरक्षा, उदाहरण देखिए 2015 में भारत और म्यांमार ने ऑपरेशन हार्ट परसूट, क्या नाम है, ऑपरेशन हार्ट परसूट के तहत संयुक्त रूप से उग्रवादियों के खिलाफ अभियान चलाया था। तो दोनों देशों के बीच सीमा सुरक्षा सहयोग मजबूत हुआ था इससे। ऑपरेशन याद रखिएगा कौन सा है, ऑपरेशन हार्ट परसूट। वाणिज्य और व्यापार, उदाहरण देखिए इसमें भारत और म्यांमार जो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को म्यांमार के सितवे पोर्ट या सितवे बंदरगाह के माध्यम से जोड़ता है। ये द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रमुख इसका ये कार्य करेगा, क्या उदाहरण है इसका। ऊर्जा क्षेत्र में देखें तो भारत की ओएनजीसी विदेश ने म्यांमार के अपतटीय ब्लॉकों में तेल और गैस की खोज और उत्पादन में महत्वपूर्ण निवेश किया है, जिससे कि ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग भी बढ़ा है। शिक्षा और स्वास्थ्य में देख लीजिए, 2020 में भारत ने म्यांमार के छात्रों के लिए आईआईटी और एनआईटीज में उच्च शिक्षा के लिए 250 छात्रवृत्तियों की घोषणा भी की। स्वास्थ्य क्षेत्र में देखिए तो भारत ने म्यांमार में कोविड-19 महामारी के दौरान दवाओं और टीकों की आपूर्ति भी की है। संस्कृति और पर्यटन, इसमें देखिए 2018 में भारत और म्यांमार ने इंडिया म्यांमार फ्रेंडशिप कार रैली, क्या नाम है, इंडिया म्यांमार फ्रेंडशिप कार रैली का आयोजन किया, जिससे दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक और पर्यटन संबंधों को बढ़ावा मिला था। अब कुछ तनाव के बिंदु हैं, वो देख लीजिए। रोहिंग्या संकट है पहला, कौन सा है, रोहिंग्या। 2017 में रोहिंग्या संकट के दौरान म्यांमार से लाखों रोहिंग्या शरणार्थियों ने बांग्लादेश में शरण ली। भारत ने इस मुद्दे पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आलोचना का सामना करना पड़ा। आंतरिक संघर्ष है, तो म्यांमार के रखाइन प्रदेश है, रखाइन राज्य में चल रहे संघर्ष ने भारत के मणिपुर और मिजोरम राज्यों में अवैध प्रवास और तस्करी को जैसी समस्या थी उनको बढ़ा दी है, और जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं उत्पन्न हो रही हैं। सैन्य शासन, 1 फरवरी 2021 को म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हो गया था, ये तो आपको पता ही होगा, जिससे लोकतंत्र की प्रक्रिया बाधित हो गई। इस घटना पर भारत ने चिंता जताई, लेकिन कूटनीतिक संबंध बनाए रखे। और अगला पॉइंट है तनाव का, चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। तो ये क्या है, देखिए म्यांमार में चीन द्वारा निर्मित क्वाऊ कफ्यू बंदरगाह परियोजना ने भारत को चिंतित किया है, क्योंकि यह परियोजना भारत की सुरक्षा और रणनीतिक हितों के लिए चुनौती बन सकती है। विदेशी नीति में असमानता देखने को मिल रही है, तो ये पॉइंट है आपका तनाव का। म्यांमार के सैन्य शासन के साथ भारत के संबंधों में कभी कभी असमानता देखी गई है, जैसे रोहिंग्या मुद्दों पर भारत और म्यांमार की स्थिति में भिन्नता देखी गई है। तो ये निष्कर्ष है, दोनों को मिला के एक संतुलित दृष्टिकोण आपको दे देना है यहाँ पे निष्कर्ष में। अब देखिए अकेलेपन पे है ये आर्टिकल, महामारी जैसा बनता अकेलापन। तो मुख्य बिंदु क्या है, तो देखिए आप मोस्टली जानते ही होंगे, इसमें तकनीकी प्रगति और सामाजिक बदलाव से क्या हो रहा है कि जो भी सुविधाएं हो रही हैं उनसे सामाजिक संबंध कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि युवाओं में इंटरनेट और सोशल मीडिया का प्रचलन जो अच्छी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे उनकी सामाजिकता प्रभावित कर रहे हैं। युवाओं का अकेलापन ये बढ़ रहा है, ये चिंता का विषय है। ये अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और संप्रेषण के लिए तकनीकी पर निर्भर हो रहे हैं, जिससे वास्तविक मानवीय संबंधों में कमी आ रही है। पारिवारिक और सामाजिक संरचना कैसी है, तो देखिए परिवार और समाज में जो संबंध की कमी है और बातचीत की कमी, संयुक्त परिवारों का टूटना अकेलापन को ये बढ़ावा दे रहा है। तो इसके कारण ये है, अकेलापन न केवल मानसिक स्वास्थ्य बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, अकेलापन तनाव, चिंता, अवसाद जैसी मानसिक समस्याओं का कारण बन सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जैसे उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग से संबंधित समस्याएं बढ़ रही हैं। संगीत और कलाओं का महत्व देखिए इस पे, तो इसके माध्यम से क्या किया जा सकता है, अकेलेपन को कम करने में मदद ये कर सकते हैं। ये गतिविधियां मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक होती हैं। समाज में पुनः संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है, अगर इससे निपटना है तो ये देख लीजिए वही चीज़ें हैं कि आप सामुदायिक गतिविधियों, सामूहिक चर्चाओं, सामाजिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब देखिए ये है निष्कर्ष संतुलित, आप दे दीजिए, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं, पीडीएफ मिल जाएगा ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल पे। अगला है निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से संबंधित है। तो देखिए इसमें क्या, अभी आपको ऊपर बता ही दिया कि दिल्ली एयरपोर्ट की एक छत गिरने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो उसी से संबंधित आर्टिकल था। हालांकि आर्टिकल में इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं थे जितने आपको यहाँ दिए गए। तो देखिए इसका क्या है, अत्यधिक वर्षा के प्रभाव, 2021 में देखा होगा दिल्ली में भारी बारिश हुई थी, इसके जल भराव हो गया था, और दिल्ली एयरपोर्ट का ये तो अभी का उदाहरण है आपका, है ना। तो आंकड़े देखिए इसमें क्या बोलते हैं कि भारत में 2020-21 के मानसून के सीजन में देखिए इतना औसत बारिश दर्ज की गई थी, जो सामान्य से 9% अधिक थी। आधारभूत ढांचे की कमी है, कमजोरी है,
मुंबई में देखा जाए 2020 में बाढ़ के दौरान क्या हुआ था, पुलों और सड़कों का टूटना देखा गया, जिससे यातायात अवरोध हुआ। आंकड़े देखिए बताते हैं कि 2020 में मुंबई में 297 पॉइंट इतनी मिलीमीटर बारिश के दौरान एक दिन में ही हुई थी, जो पिछले 46 वर्षों में सबसे अधिक थी। तो ये कुछ आंकड़े हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव देखिए, तो 2019 में चेन्नई में बारिश हुई थी, अप्रत्याशित बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बन गई थी, जिससे शहर का जनजीवन प्रभावित हुआ था। इस 1120 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, जो सामान्य से 40% अधिक थी। तो ये इसके कुछ उदाहरण हैं। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल देखिए, कोलकाता में 2018 में एक पुल गिरने की घटना हुई थी, कई लोगों की जान चली गई थी, तो इससे गंभीर सवाल को उठे। 2018-19 में ही भारतीय निर्माण उद्योग में देखिए 33.9 यानी लगभग 34% आपकी दुर्घटनाएं दर्ज हुई, जिसमें अधिकांश खराब गुणवत्ता के कारण ही हुई थी। राजनीतिक दलों के आरोप और प्रत्यारोप हैं, जैसे मुंबई में 2020 की बाढ़ के बाद में शिवसेना और भाजपा के बीच ये आरोप की राजनीति हुई। ये आपको जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये देख लीजिए आप, ठीक है। अब इसमें आंकड़े देख सकते हैं ये। बृहद मुंबई महानगर पालिका बीएमसी ने बाढ़ प्रबंधन पर 2500 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन समस्याएं बरकरार रही हैं। अत्यधिक वर्षा के समाधान क्या है, तो उदाहरण देखिए, केरल में जो बाढ़ हुई थी 2018 के दौरान, उसमें देखिए नए जल निकासी प्रणाली और बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं को लागू किया गया। इसमें आंकड़े केरल सरकार ने बाढ़ प्रबंधन के लिए 5000 करोड़ रुपए का बजट भी निर्धारित किया था। तो यहाँ से कुछ देख सकते हैं चीज़ों को। कुछ सुझाव है वो देख लीजिए। निर्माण कार्यों की निगरानी हो, जैसे दिल्ली मेट्रो परियोजनाओं में उच्च गुणवत्ता मानकों का पालन हुआ था, जिससे एक सफल उदाहरण बन गया। दिल्ली मेट्रो का 97% काम समय पर फिनिश भी हुआ था। तो ये आप सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दे सकते हैं। नए तकनीकी समाधान खोजे जाएं जलवायु परिवर्तन आज से निपटने के लिए। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जल निकासी प्रणाली में ये लागू किए जाएं। सिंगापुर में बाढ़ प्रबंधन के लिए स्मार्ट जल निकासी प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जिससे वहाँ बाढ़ का प्रभाव कम हो गया है। तो ये आप सिंगापुर का एग्जाम्पल डाल सकते हैं, बाढ़ वगैरह से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है। सामुदायिक जागरूकता, समाज को जलवायु परिवर्तन और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के प्रति जागरूक बनाना आवश्यक है। केरल बाढ़ के दौरान देखिए स्थानीय समुदायों को प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम में शामिल किया गया था, जिससे उनकी प्रतिक्रिया क्षमता में सुधार भी हुआ था। सख्त कानून और नियम की आवश्यकता है बनाने की ना, जैसे जापान में सख्त निर्माण कानूनों के कारण भूकंप और बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम किया जा सका है वहाँ पे। तो ये जापान का एग्जांपल देख सकते हैं। एक सिंगापुर का दे दीजिए। नियोजित शहरीकरण की आवश्यकता है, शहरी क्षेत्रों में नियोजित और सतत विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। चंडीगढ़ का नियोजित शहरीकरण इसका एक सफल मॉडल है, इसको आप कोट कर सकते हैं कहीं भी, जहाँ बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया है। तो ये 3-4 एग्जाम्पल आपको मिल गए, बढ़िया। ये निष्कर्ष दे दीजिए एक, ठीक है। आगे देखिए, आरक्षण पर समग्रता से होना चाहिए विचार। इस पे संबंधित है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है इस पे कि जिन पिछड़ी जातियों को आरक्षण का फायदा मिल चुका है, उन्हें अब यह छोड़ देना चाहिए ताकि वास्तविक जरूरतमंदों को लाभ मिल सके। अदालत ने कहा है कि आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाना है। आरक्षण की आवश्यकता और उद्देश्य देख लीजिए। इसका उद्देश्य क्या है, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, ठीक है, जो आपका डीपीएसपी वगैरह में दिया हुआ है, तो आप ये पढ़ते ही होंगे। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, यह उन लोगों के लिए अवसरों का विस्तार करता है जो ऐतिहासिक रूप से वंचित रहे हैं। आगे देखिए, इसी में दिया है कि संविधान में क्या क्या प्रावधान है। तो अनुच्छेद देखिए 15 का सब क्लॉज 4 और अनुच्छेद 16 का 4, ये सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, यहाँ प्रावधानों की अनुमति देते हैं। ये कौन सा आर्टिकल 15(4) और 16(4). और आर्थिक स्थिति का महत्व देखिए, आरक्षण को आर्थिक स्थिति के आधार पर भी वितरित करने का सुझाव दिया गया है, सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को भी लाभ मिले जो जातिगत भेदभाव का सामना नहीं करते हैं। संविधान में प्रावधान किया है तो 103वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 2019 में आया था, जो 2019 का अधिनियम है, उसमें अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 6 और 16 का 6 के माध्यम से EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण दिया गया। तो ये पीटी में भी आपसे पूछ लिया जाता है कि 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, या मैचिंग के लिए दे देगा। तो इससे क्या हुआ था, आर्टिकल याद रखिए 15 का 6 और 16 का 6। समानता और मेरिट, आरक्षण को समानता और मेरिट के बीच में संतुलन बनाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि योग्य उम्मीदवारों को अवसरों से वंचित न किया जाए। संविधान में प्रावधान है कि अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है। संविधान और कानूनी प्रावधान क्या है इस पे, तो देखिए आरक्षण के प्रावधानों का उल्लेख संविधान में है जो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए। विभिन्न न्यायिक फैसलों में आरक्षण के महत्व और उसकी सीमाओं पर विचार भी किया गया है। संविधान में क्या प्रावधान है, तो अनुच्छेद 330 332 में SC ST के लिए विधानसभाओं और संसदों में आरक्षण की व्यवस्था भी करते हैं। ये विभिन्न तबकों की आवश्यकताएं, जैसे आरक्षण की नीतियों को विभिन्न सामाजिक समूहों की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अलग अलग आरक्षण की नीतियाँ आवश्यक बताई गई हैं। तो यहाँ पे संविधान में प्रावधान देखिए आर्टिकल 341 और 342 SC ST की सूची निर्धारण के लिए ये प्रावधान करते हैं। ये आप इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पीटी के लिए भी हैं आपके, तो यहाँ लिंक कर दीजिए आप। शिक्षा और रोजगार में आरक्षण, तो इसका उद्देश्य क्या है, पिछड़े वर्गों को समान अवसर प्रदान करना। सुधार की आवश्यकता है इसमें ताकि अधिक प्रभावी इन्हें बनाया जा सके या हो सके। अनुच्छेद देख लीजिए, अनुच्छेद 15(5) और 16(4) शिक्षा और रोजगार में आरक्षण की अनुमति देते हैं। ये क्या नाम है अनुच्छेद का, अनुच्छेद 15(5) और 16(4). राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण क्या है इस पे, तो आरक्षण नीतियों पर राजनीतिक दलों और समाज के विभिन्न वर्गों की जो विभिन्न दृष्टिकोण हैं, इसमें देखिए समग्रता से विचार करके ही सफल इन्हें बनाया जा सकता है। नीतियों को कुछ सुझाव दिए गए वो देख लीजिए। समय समय पर समीक्षा हो, सिफारिश की है, जैसे मंडल आयोग ने सुझाव दिया था कि आरक्षण नीतियों की समय समय पर समीक्षा की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके वे अपने उद्देश्य को
पूरा कर रही हैं। तो ये मंडल आयोग को डाल सकते हैं आप। सभी वर्गों का समावेश होना चाहिए, ये बोला था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी ने, ये बात बोली है कि ये दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, ये सच्चर कमेटी ने ये बोला था, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, तो सच्चर कमेटी को आप कोट कर दीजिए। ये समितियां ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनके सुझावों को आप नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। ये बोला था शिक्षा और रोजगार में सुधार, ये केलकर कमीशन आया था, उसने शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आरक्षण नीतियों में सुधार की सिफारिश की ताकि अधिकतम लोगों को लाभ मिल सके इसका। तो केलकर समिति याद रखिए। शहर समिति की सिफारिश है, 2017 में शहर समिति ने विभिन्न राज्यों के में आरक्षण की स्थिति और उसके प्रभाव का विश्लेषण कर अपनी सिफारिशें दी थी। समिति ने आरक्षण नीतियों में सुधार और उनके प्रभाव की निगरानी करने के लिए इसकी आवश्यकता पर भी बल दिया है। वजीफा और प्रशिक्षण, कोठारी कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े वर्गों के लिए यह विशेष वजीफे और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सिफारिश की ताकि वे उच्च शिक्षा और रोजगार में प्रतिस्पर्धा कर सकें। तो ये चीज़ें आप देखिए जितने हुए, पहला हो गया कोठारी कमीशन है, और देखिए शहर समिति है 2017 की, केलकर समिति है, और आपकी ये है मंडल आयोग है, एनसीबीसी की सिफारिशें हैं, सच्चर कमेटी की सिफारिश है। इनको आप जो नोट्स बना रहे हैं उनमें ऐड ऑन कर लीजिए, कहीं भी आए ये चीज़ें आपको डाल देनी है, ठीक है। तो ये थी चीज़ें आज के आर्टिकल में। तो कैसा लगा वो आप बताइए, और बाकी जो भी चीज़ें चाहिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें इतना ही है, थैंक यू।